नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो सभी ऑनलाइन आ चुके हैं उनको सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। सभी दोस्त ऑनलाइन आ चुके हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आते हैं आप, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। वीडियो प्राइम में डलता है दोस्तों, लाइव में डलता है ये वीडियो, तो आप जैसे ही पहली बार देखो इसको तो उसी टाइम शेयर कर दिया करें। पहले ही कर दिया करो इसको शेयर आप, ठीक है। चलिए, अपन बात कर रहे थे दोस्तों अपनी पिछली वाली जो क्लास में अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, और अपनी पिछली वाली क्लास में दोस्तों अपन एक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे? सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो अपन अधिगम में भी पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों दोनों जगह आप अलग अलग पढ़ नहीं सकते, एक ही सिद्धांत है, तो अपन यहीं पर क्लियर करेंगे उसको, ताकि अधिगम में अपन को ज्यादा डिटेल से पढ़ना ना पड़े। बस मैं आपको वहां पर नाम लिखाऊंगा अधिगम में। अगर कभी अपना अधिगम पढ़ना हुआ दोस्तों तो अधिगम में नाम लिखाएंगे, और प्रवर्तक यानी कि किसने ये सिद्धांत दिया है, बस। बाकी आप सबको याद आ जाएगा ये उस टाइम। चलो, अपन बात कर रहे थे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में। जो ये सिद्धांत जो है, इसमें दोस्तों 3 प्रकार की ग्रंथियां थी, भावनात्मक ग्रंथियां थी। जिसमें अपन ने पहले बात की थी मातृभाव वाली ग्रंथि, जिसको बोला जाता है मातृभाव है, यानी कि पितृ क्या हो गया, विरोधी हो गया। दूसरी बोली अपन ने दूसरी जो ग्रंथि की बात की थी अपन ने, वो थी पितृभाव ग्रंथि, यानी कि पितृभाव ये हो गया, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मातृ विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृ विरोधी हो जाएगा। और मातृ जो विरोधी होता है दोस्तों, इसको लड़की में पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा बोलते हैं। और ये मैंने आपको याद कराने के लिए भी बोल दिया था कि इलेक्ट्रा आप बिजली से कनेक्ट कर सकते हो, बिजली आपको एक जेंडर की तरह लगेगी कि ये लड़की है, ठीक है दोस्तों, तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रा संबंधित रखता है, ओडिपस संबंधित रखता है, पितृभाव ग्रंथि किनमें पाई जाती है, मातृभाव ग्रंथि किनमें पाई जाती है। ये इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाएंगे। बस यही घुमा फिरा के यही चक्र बना हुआ है दोस्तों, बार बार इन्हीं को पूछा जाता है। मिलान के क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन टाइप होते हैं ये क्वेश्चन के, जो आपको घुमा के फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और तीसरे वाली जो ग्रंथि थी दोस्तों, उसकी अपन बात करने वाले थे, ठीक है दोस्तों। चलो उसकी अपन बात कर लेते हैं। तीसरी ग्रंथि थी दोस्तों आत्म प्रेम संबंधित ग्रंथि। अपना सिद्धांत चल रहा था, अपन उसकी बात कर लेते हैं। सिद्धांत का नाम था दोस्तों मनोलैंगिक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। किसने दिया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है दोस्तों। तीसरी अपन अवस्था के बारे में, सॉरी, तीसरी अपन ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे, नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म इसी को बोलते हैं दोस्तों आत्म प्रेम, आत्म प्रेम ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों? आत्म प्रेम की ग्रंथि। आपको पता होगा जब अपन शेष अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर भी इस ग्रंथि का नाम आया था। मैंने वहां पर भी आपको बताया था आत्म प्रेम, यानी कि स्वप्रेम। कौन सा? इसका अन्य नाम अपन क्या बोल सकते हैं? स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना। कौन सी भावना दोस्तों? स्वप्रेम की भावना। यानी कि दोस्तों अपन कहां पर ये स्टार्ट कहां पर देखने को मिलती है? सबसे बड़ी बात तो ये कि स्वप्रेम की भावना होती क्या है, यानी कि शैशव अवस्था में बालक सबसे ज्यादा पहले कहां पर देखने को मिलती है? शैशव अवस्था में। शैशवावस्था में बालक में, शेष अवस्था में स्वप्रेम या आत्म प्रेम, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है।
कौन सी भावना? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। यानी कि दोस्तों अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो शेष अवस्था रहती है इसमें दोस्तों स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं से क्या करता है दोस्तों? प्रेम करता है। जैसे दोस्तों वो जो शेष अवस्था का जो बालक रहता है, जो शेष अवस्था की जो अवस्था रहती है शेषव काल की, उसमें जो बालक रहता है वो अपने आप से प्रेम करता है, अपने पानी से खेलता रहता है। मैंने आपको वहां पर क्लियर किया था कि जैसे पानी रहेगा, पानी में अपनी परछाई देखेगा तो उसको हिलाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है इसमें। फोटो देखेगा दोस्तों, अपन को उसको दिखा, देखो बेटा आपका फोटो दिख रहा है, कांच में देखना बहुत पसंद करता है अपने आप को। यानी कि शैशव अवस्था में ये चीज सबसे ज्यादा दिखने को मिलती है। और आगे अपन बात करें दोस्तों, बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको किशोर अवस्था में बताते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में दोस्तों सुंदरता का काल बताते हैं। यानी कि सुंदरता का काल, यानी कि सुंदर दिखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आत्म प्रेम की भावना अगर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है तो वो दोस्तों है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है दोस्तों? किशोरा अवस्था। आप डायरेक्ट ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों आत्म प्रेम ग्रंथि। 3 ग्रंथियां मैंने बताई थी आपको, जिसमें 3rd नंबर की ग्रंथि है आत्म प्रेम की ग्रंथि। इसी का ही अन्य नाम है स्व प्रेम की भावना, जो किसमें पाई जाती है? बालक में पाई जाती है। शेष अवस्था में स्व प्रेम की या आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक मात्रा में होती है। स्वयं से प्रेम करता है दोस्तों, क्या करता है? स्वयं से प्रेम करता है। और ये बात अगर बात करें इसको नर्सिसिज्म, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों नर्सिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो आपका मतलब क्या होना चाहिए? स्व प्रेम की भावना या आत्म प्रेम की भावना। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है दोस्तों नर्सिसिज्म क्या है। क्या पूछा गया है दोस्तों कि नर्सिसिज्म क्या होता है? तो आपको क्लियरली समझ में आया कि नर्सिसिज्म क्या होता है। किशोर अवस्था में अलग अलग मनोवैज्ञानिक दोस्तों अलग अलग बात बताते हैं। किशोर अवस्था में जो जो स्व प्रेम की भावना या आत्म प्रेम की जो भावना रहती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसमें सुंदरता का काल बताया गया है। और अपने आप को देखना, फोटोज वगैरह लेना, सेल्फीज वगैरह लेना दोस्तों आज के प्रचलन में बना हुआ है। और अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो एक अलग बात है कि वयस्क समूह में रहना पसंद करते हैं या विषम लिंगी के प्रति अपना अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। लेकिन जो नर्सिसिज्म होता है, ये अगर इसकी बात करें कि नर्सिसिज्म आपसे कोई पूछ लेता है कि नर्सिसिज्म किस में पाया जाता है, तो दोस्तों बालक और बालिका दोनों में, बालक एंड बालिका दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। यानी कि बालक में भी पाया जाता है, बालिका में भी। जबकि जो पहले वाली जो ग्रंथि थी दोनों, इलेक्ट्रा, यानी कि बालिका में पाया जाता है, ओडिपस इसमें पाया जाता है, बालक में पाया जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, ठीक है दोस्तों। एक ग्रंथि बची हुई थी, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दी। अभी इसमें कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आप कमेंट में डायरेक्ट लिख सकते हैं और बता सकते हैं। अगर क्लियरली समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। लिख लिया दोस्तों? मिटा दे? चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। ये हुई बात तो भावनात्मक ग्रंथि जो 3 प्रकार की थी उनके अपन ने बात की है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आगे क्या बोलता है, इसको सुनिए अब आप। सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या किया दोस्तों? मूल प्रवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? मूल प्रवृत्ति के आधार पर जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं, वो 5 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दी दोस्तों? 5 अवस्थाएं दी। किसके आधार पर? मूल प्रवृत्ति के आधार पर मनोलैंगिक विकास की। लिखो ये बात, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के आधार पर आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी तभी समझ में आती है। मूल प्रवृत्ति के आधार पर मनोलैंगिक मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 5 अवस्थाएं।
कितनी अवस्थाएं दी दोस्तों? 5 अवस्थाएं दी। अब उन अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो जो विशेषता इंपॉर्टेंट है, बहुत वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछी जाता है, ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में आता है दोस्तों की बहुत अलग पार्ट है वैसे, लेकिन रीट में सिलेबस में आपके इसलिए आपको बतानी पड़ती है। वैसे अगर इंपॉर्टेंट जो अपने सिद्धांत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी अपन आगे बात करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल से करेंगे। 2 या 3 दिन की क्लास रहेगी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, क्योंकि काफी बड़ा है वो। यहाँ पर बात करें दोस्तों, सिग्मंड फ्राइड ने भी कुछ अवस्थाएं दी है, उन अवस्थाओं के अपन ने बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 अवस्थाओं की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों अपन क्रम संख्या। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। क्रम संख्या यानी 1। ठीक है दोस्तों, अवस्था नाम, अवस्था नाम क्या लिखा? क्रम संख्या, अवस्था नाम। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों अपन उम्र सीमा। आपको ध्यान नहीं रखनी उम्र सीमा, क्योंकि उम्र सीमा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बच्चे समझते नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक लिखेंगे कामुक क्षेत्र। कामुक क्षेत्र यानी कि कौन सा क्षेत्र इस अवस्था में काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, ये लो। पहली अवस्था की बात करें दोस्तों, पहली अवस्था है मुख्य अवस्था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था मुख्य अवस्था। क्या नाम है दोस्तों? मुख्य अवस्था। इस अवस्था को बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ओरल स्टेज। कौन सी स्टेज? ओरल स्टेज, मुख्य अवस्था। अब उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, 0 से 2 वर्ष। 0 का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? जन्म से। अपन बोल सकते हैं दोस्तों जन्म से। ये लिखना गलत होगा, 0 से 2 वर्ष, बहुत बार गलतियां हो जाती है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है जन्म से 2 वर्ष। पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, मुखा अवस्था भी बोलते हैं इसको, और ओरल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। उम्र सीमा है 0 से 2 वर्ष। कामुक क्षेत्र, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अवस्था कौन सी है? मुख्य अवस्था। तो कामुक क्षेत्र कौन सा होगा दोस्तों? मुख होगा, यानी कि मुख से प्रतिक्रियाएं करेगा। जो भी उसको बताना है, चीजें चाहिए, जो भी भूख लग रही है दोस्तों, बाकी जितने भी अवस्थाएं, मतलब जितनी भी चीजें वो करने वाला है बालक इस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष के बालक, तो वो अपने मुख से बताएगा। यानी कि मुख से उससे पता कैसे चलेगा? माता को, परिजनों को कैसे पता चलेगा कि इसको भूख लग रही है, इसके जो है इसको अन्य चीज चाहिए, या फिर वो रोने वाला है, या इसको मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, या रहना पसंद नहीं कर रहा है, ये वगैरह वगैरह जो जो इस बालक की चीजें रहती है वो किससे पता चलेगा? उसके हाव भाव, मुख से पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बात करते हैं विशेषताओं की, कि इसकी विशेषता क्या है। इसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों? चूसने की प्रवृत्ति सर्वाधिक, क्योंकि मुख से करेगा, चूसने की प्रवृत्ति, अंगूठे चूसने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि चूसने की प्रवृत्ति, यानी कि जैसे अंगूठा चूसता रहता है, एक हाथ दोस्तों मुख में, तभी तो बोलते हैं कि हाथ मुख संबंध। अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाथ मुख संबंध कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों? ये मुख्य अवस्था हो जाएगी। यानी कि एक हाथ दोनों, आपको पता होगा दोस्तों, बिल्कुल दोनों हाथ मुंह पे रहते हैं दोस्तों, मंद मंद मुस्कुराता रहता है एक तो मुख से, तो ये पता चलता है। जैसे अंगूठा चूसना, अपन बात करें, और जैसे अंगूठा चूसना, बालक क्या करता है? अंगूठा चूसता रहता है। क्या करता है? अंगूठा चूसता रहता है। इसके बाद रेत मिट्टी वगैरह खाना, रेत मिट्टी खाना, ये सब चीजें पाई जाती है। देख, यानी कि जो भी वो प्रतिक्रियाएं करेगा तो मुख्य माध्यम से, यानी कि यहाँ पर अपन एक तरह से माध्यम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कौन सा क्षेत्र काम करेगा इस अवस्था में बालक का, तो वो एक माध्यम है दोस्तों। कौन सा? मुख। जैसे मुख चूसने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, बालक रहता है, जीभ भी बाहर निकलती रहती है उसकी, इस जो दो, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का जो बालक रहता है उसकी जीभ बाहर निकली रहती है दोस्तों, लार टपकाता रहता है दोस्तों। इसके बाद वो उसका जो हाथ रहते हैं वो दोनों मुख में रहते हैं, ऐसी वगैरह वगैरह, आपको सभी को पता होगा, इतना डिटेल समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहली अवस्था समझ में आई कि नहीं आई? पहली अवस्था है दोस्तों मुख्य अवस्था। आपको एक अवस्था का नाम ध्यान रखना है, मुख्य अवस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद बात करें अपन कि इसमें कौन सा क्षेत्र काम करता है, जैसे कि अवस्था में पता चल रहा है मुख काम कर रहा है। आगे की अवस्था पढ़ेंगे तो मुख के स्थान पर अलग चीजें आ जाएगी।
और इसको क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज भी बोलते हैं। विशेषता क्या है, जैसे चूसने की प्रवृत्ति सर्वाधिक रहती है, अंगूठा चूसता रहता है, रेत मिट्टी वगैरह खाना, ये सब सारी चीजें इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक इस अवस्था में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़े, आप इसको लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। सेकेंड अवस्था की बात करते हैं अपन। कौन सी अवस्था की बात करेंगे? सेकंड। सेकंड अवस्था का नाम है दोस्तों गुदीय अवस्था। क्या नाम है? गुदीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? गुदीय अवस्था। इसके बाद उम्र सीमा हो जाएगी 0 से 2 होती, तो ये 2 से 3 वर्ष हो जाएगी। कामुक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गुदा। मुख के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों? मुख के स्थान पर। मुखी के स्थान पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुदा। इसके जो मुख्य स्थान पर जो कामुक क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा? गुदा रहेगा। गुदीय अवस्था है दोस्तों, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता पे ध्यान देगा। अब 0 से 2 तो वो हो गई, अब ये कितनी हो गई? 2 से 3 वर्ष हो गई। विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? यानी कि आक्रामकता आ जाती है इसमें। ये किसके अनुसार है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। आक्रामकता आ जाएगी, बार बार मलमूत्र त्यागना। किस अवस्था में? क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बार बार मलमूत्र त्यागना सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था का कामुक क्षेत्र होता है, यानी कि किस अवस्था की ये विशेषताएं रहती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? गुदीय अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? एनल स्टेज। कितनी उम्र सीमा रहती है? 2 से 3 वर्ष। और कामुक क्षेत्र क्या रहता है दोस्तों? मुख के स्थान पर क्या आ जाता है? गुदा आ जाता है। यानी कि दोस्तों इस अवस्था में देखो, आप बालक जैसे रोएगा तो बहुत ज्यादा, जिसको मान लो उसको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं आती है तो बहुत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। यानी कि आक्रामकता दिखाई देने लगती है माता पिता को इस उम्र में, बालक में। और दूसरी की मल मूत्र त्यागना, यानी कि बताता नहीं है दोस्तों उस चीज को, क्योंकि प्रदर्शन तो कर नहीं सकता, तो दोस्तों जहां पर रहता है वहीं पे मल मूत्र त्याग। आनंद की भी अनुभूति रहती है इसमें बालक में। बालक में इस स्टेज में दोस्तों, जो बालक रहता है इस स्टेज में सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति करता है, मल मूत्र बार बार मल मूत्र त्यागता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई दूसरी अवस्था की बात। क्लियर है दोस्तों? डायरेक्ट अवस्था है दोस्तों, इतना डिटेल से समझाने की फिर भी मैं आपको पूरा एक एक खुल के बता रहा हूँ। अपन ने पहले अवस्थाओं के बारे में बात की है, अवस्थाओं में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी थी, किस अवस्था में दोस्तों ये सब विशेषताएं देखने को मिलती है। वही चीजें यहाँ पर आ रही है। ये किसके अनुसार है? बस सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। किसके अनुसार है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरी अवस्था की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? चलिए आगे बात करते हैं हम तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था है दोस्तों लिंग प्रदान अवस्था। तीसरी, लैंगिक भी बोलते हैं, लैंगिक या लिंग, लैंगिक बोलो या लिंग बोलो, प्रदान अवस्था। उम्र सीमा है दोस्तों 3 से 6 वर्ष। कामुक क्षेत्र रहेगा ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट याद रखना है तीसरी अवस्था कौन सी है। तीसरी अवस्था आपको डायरेक्ट नाम से ही पूछ सकता है वो कि थर्ड नंबर की, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से तीसरी अवस्था है। क्या पूछ सकता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से तीसरी अवस्था है कौन सी? मूल प्रवृत्ति के आधार पर मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड के अनुसार तीसरे नंबर की विशेषताएं बताइए, चौथे नंबर की विशेषताएं बताइए, पहले नंबर की विशेषताएं बताइए, इनकी उम्र सीमा बताइए। यह आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों उम्र सीमा आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछेगा दोस्तों। आप कहीं गाइड या बुक देखोगे दोस्तों, ऑर्थोटिक बुक भी देखोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल ऑर्थोटिक लिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि कहीं जगह 0 से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 6 से वर्ष, वापिस रिपीट होता रहता है दोस्तों ये बार बार, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है उम्र सीमा में। लैंगिक, क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है अलग अलग उम्र सीमा बताई गई है, तो आपसे वहां पर डायरेक्ट पूछेगा वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार, ये सब चीजें वो पूछने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर की अवस्था है लिंगिक या लिंग प्रदान अवस्था, जिसकी उम्र सीमा है 3 से 6 वर्ष। कामुक क्षेत्र ज्ञानेंद्रिय, यानी कि इस क्षेत्र में बालक जो सीखता है या फिर जिससे पता करता है, बातें करता है, तो वो कौन सा माध्यम बनेगा, यानी कि यहाँ पर मेन माध्यम की बात करें तो कौन सा है, ज्ञानेंद्रिय। ठीक है दोस्तों, अब विशेषताओं की बात करते हैं। क्या है विशेषता दोस्तों, लिंग विभेद, यानी कि जैसे कि अवस्था का नाम है लैंगिक या लिंग प्रदान अवस्था, तो लिंग विभेद करने लग जाएगा, लिंग विभेद करने लगता है या समझ जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना सा समझना क्या विशेषता है। देखो, लिंग विभेद करने लग जाता है। उम्र सीमा क्या है, 3 से 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष के अंत में, यानी कि 6 वर्ष के में क्या हो जाती है, बाल्य अवस्था आ जाती है। अब वो ये समझ जाता है दोस्तों, जैसे आप बालक को कोई मार्केट लेके गए, तो बालक है बालिका है, अब ये लिंग विभेद करने लग गई, यानी कि बालिका जो रहेगी दोस्तों, हो सकता है वो उसको खेलने के लिए क्या लेगी, एक गुड़िया ले लेगी, जबकि बालक क्या लेगा दोस्तों, एक जोकर ले लेगा या फिर बंदूक लेने लग जाएगा। ऐसी चीजें, यानी कि दोस्तों जो वो खेल करेंगे, जैसे बालक रहेगा दोस्तों, वो क्रिकेट के बैट बॉल वगैरह लेने लग जाएगा, और बालिका जो रहेगी वो रसोई किचन के वगैरह के जो छोटे छोटे सामान आते हैं ना, वो उनको ले जाए। यानी कि गुड्डा गुड्डी का खेल भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गुड्डा गुड्डी, गुड्डा का खेल तो कौन खेलेगा, बालक, गुड़िया का खेल कौन खेलेगा, बालिका खेलेगी। तो ये सारी चीजें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सक्रिय हो जाती है, एक माध्यम बन जाता है ज्ञानेंद्रिय। और 3 से 6 वर्ष का बालक लिंग विभेद करने लग जाता है, यानी कि दोस्तों उसको पता चल जाता है इस उम्र सीमा में कि वो बालक है तो उसका खेल कौन सा है, बालिका है तो उसको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है या उसका खेल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये चीजें सारी। मैंने आपको तीसरे नंबर की अवस्था बताई है, उसका नाम है लैंगिक या लिंग प्रदान अवस्था। उम्र सीमा है 3 से 6 वर्ष, और कामुक क्षेत्र यानी कि माध्यम कौन सा रहेगा, ज्ञान इंद्रिया रहेगी। ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज भी क्लियर हो गई हो, तो समझ में आ गया हो, तो आगे बढ़े अपन। सारे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों सभी को, क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजी से संबंधित आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, या फिर इस अवस्था में आपको कोई चीज डाउट लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े अपन। ठीक है, लिख लीजिए अब आप। लिख लिया दोस्तों, मिटा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की अवस्था पर। फोर्थ नंबर की अवस्था है दोस्तों सुषुप्ता अवस्था, सुषुप्ता, सुषुप्ता अवस्था। उम्र सीमा रहेगी दोस्तों 6 से 12 वर्ष, कितनी, 6 से 12 वर्ष। कामुक क्षेत्र की बात करें तो ये निर्धारित नहीं हो पाता, यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पाता, यानी कि कामुक क्षेत्र कोई निर्धारित नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों अपन इसकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन इस अवस्था में, यानी कि बाल्य अवस्था आ गई है, तो काम प्रवृत्ति क्या रहेगी, न्यून रहेगी। काम प्रवृत्ति क्या रहेगी दोस्तों, न्यून रहेगी। अब काम प्रवृत्ति न्यून है दोस्तों, इसको क्या बोला गया है, लिबिडो। क्या बोला गया है, लिबिडो। किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या बोला गया, लिबिडो का न्यून होना। लिबिडो का क्या होना दोस्तों, न्यून होना, यानी कि कोई संतुष्टि का, लिबिडो संतुष्टि नहीं है यहाँ पर, या फिर ऐसे ही लिख दो आप, लिबिडो का न्यून होना, यानी कि लिबिडो जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता है, काम प्रवृत्ति न्यून होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों 6 से वर्ष के बालक है, जैसे उसको आप पहले जो अवस्थाएं मैंने पढ़ाई थी आपको, वहां पर देखकर भी आप बता सकते हो। 6 से 12 वर्ष के बालक दोस्तों समूह में रहने लग जाता है, समूह प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, 6 से 12। इसके बाद अपन थोड़ी सी और बात करें दोस्तों, सामाजिक कार्य करने लग जाता है, सामाजिक विकास होने लग जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है काम प्रवृत्ति न्यून कौन सी अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति पर, प्रेम स्नेह पर सबसे ज्यादा बात करी हुई है। तो इनके अनुसार दोस्तों ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है
कि काम प्रवृत्ति न्यून होती है, लिबिडो का नहीं पाया जाता है, कौन सी अवस्था में दोस्तों, यानी कि समझ नहीं पाता है इन चीजों को दोस्तों। अपन एक तरह से केंद्र नहीं मान सकते, अदृश्य होता है दोस्तों। लिबिडो जो रहता है दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, अदृश्य रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अदृश्य। जिसका केंद्र रहता है वो अदृश्य रहता है, यानी कि उसको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है इन चीजों के बारे में। तो दोस्तों क्रम संख्या 4 पे अपन बात करें सुषुप्त अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसको लेटेंसी भी बोलते हैं, लेटेंसी, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। उम्र सीमा है 6 से 12 वर्ष। निर्धारित नहीं हो पाता है दोस्तों इसका कामुक क्षेत्र, यानी कि एक माध्यम पता नहीं चलता है। सामाजिक कार्य करने लग जाता है दोस्तों, समूह बनने लग जाता है, यानी कि बालक बालक के साथ खेलने लग जाता है, बालिका बालिकाओं का एक समूह रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। यानी कि बालिका किसके साथ खेलना पसंद करेगी, उसकी फ्रेंड बालिकाओं के साथ, जबकि बालक किसके साथ खेलना पसंद करेगा, उनके जो फ्रेंड रहेंगे बालक, यानी कि समूह में निकलने लग जाता है, बाहर जाने लग जाता है, समूह में खेलने लग जाता है, सामाजिक कार्य में रुचि रहती है दोस्तों। आप उसको कोई काम दोगे दोस्तों, बाहर के, जैसे मान लो कहीं बाहर खाना हुआ तो दोस्तों उसको बोलोगे कि ये नमक वहाँ दे के आ जा, ये दे के आ जा, तो दोस्तों बिल्कुल रुचि रहती है उसकी। लेकिन दोस्तों जैसे आप उसको बोलोगे कि आपका फ्रेंड आ गया बुला रहा है, तो दोस्तों सारी चीजें वहीं छोड़ के और चल जाएगा वहां से। यानी कि दोस्तों चोरी करना, ये सब चीजें इस अवस्था में अपन पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल से यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अवस्थाओं में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड की अपन बात कर रहे हैं और सिगमंड फ्राइड ने क्या क्या बोला। सुषुप्त अवस्था दोस्तों, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा, देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा सुषुप्त, यानी कि बिल्कुल काम अवस्था, जो काम प्रवृत्ति, जो काम शक्ति रहती है वो बिल्कुल सुसुप्त रहती है, कमजोर रहती है। 6 से 12 वर्ष की उम्र में निर्धारित नहीं हो पाता, सामाजिक विकास होता है दोस्तों, लिबिडो का न्यून होता है, यानी कि कोई केंद्र नहीं होता, अदृश्य होता है। इसके बाद समूह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, कौन सी अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, सभी को एक तो ये अवस्था ही समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। बहुत कम, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहाँ से, लेकिन अपने क्या अपन इस सिद्धांत को पूरा पढ़ रहे हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे, कोई भी चीज अपन इसमें छोड़ेंगे नहीं। जो सिगमंड फ्राइड ने अवस्थाएं बताई है उन अवस्थाओं के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़े। एक अवस्था, फाइनल अवस्था बची हुई है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। फाइनल जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पांचवी का जो अवस्था है उसका नाम है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। यह है दोस्तों 12 से 18 वर्ष, यानी कि 12 से वर्ष के बाद की, आप 18 भी बोल सकते हो या 18 के बाद भी यही अवस्था सक्रिय रहती है। समस्त इसमें जो कामुक क्षेत्र रहता है, वहां पर बात कर रहे हैं अपन कामुक क्षेत्री, समस्त जननेन्द्रियां। कौन से कामुक क्षेत्र, समस्त जननेन्द्रिया सक्रिय रहती है, जननेन्द्रिया सक्रिय। आपसे पहली बात अपन यहाँ पर एक टाइप की बात करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि फाइनल अवस्था यानी कि पांचवी अवस्था सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए आपका दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है, 12 अवस्था के बाद। और कामुक क्षेत्र समस्त जननेन्द्रिय सक्रिय, इनको डिटेल से समझाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जनन अंग जो होता है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, समस्त जनन अंग बालिका में भी और बालक में भी ये विकसित हो जाते हैं दोस्तों। अगर अपन इसकी जैसे विशेषताओं की बात करें कि क्या विशेषता हो जाती है, तो इसमें बात कर सकते हैं दोस्तों संतान उत्पन्न संबंधी, संतान उत्पन्न संबंधी गुण विकसित हो जाते हैं, गुण विकसित हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों, अर्थात बात करें दोस्तों इसके बाद संतान उत्पन्न संबंधित गुण विकसित हो जाते हैं, यानी कि समस्त जननेन्द्रिय, समस्त जननेन्द्रिया विकसित हो जाती है।
विकसित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? वर्ड से पता चल रहा है, यहाँ पर इतना डिटेल से समझाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर बात करें दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? पांचवी अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जन्नेन्द्रिय अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी अवस्था है? आपकी पांचवी अवस्था। क्लियर है दोस्तों? ये हुई अवस्थाओं के बारे में बात। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने जब अवस्थाएं पढ़ाई थी दोस्तों, तो वहां पर किशोर अवस्था के बारे में अपन ने बात की थी। किशोर अवस्था मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिया था पूरा। तो किशोर अवस्था मैंने आपको बताया था कि 18 साल की या 12 से 18 की जो एज रहती है दोस्तों, इसमें इतना मेच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है। इसको परिपक्व अवस्था भी बोल सकते हो आप। परिपक्व हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है दोस्तों, समझने वाली चीज को समझने लग जाता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, लाभ हानि, सही असत्य सत्य, ये सही गलत के बारे में जानने लग जाता है। और इतना परिपक्व हो जाता है दोस्तों कि इसमें जो संतान उत्पन्न जो गुण विकसित होते हैं, यानी कि ये जो टाइप रहता है, इसको समझने लग जाता है, जानने लग जाता है। इसीलिए इसको जो इसका क्षेत्र रहता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार कामुक क्षेत्र, यानी कि कहाँ से ज्यादा माध्यम होता है, तो वो है समस्त ज्ञानेंद्रिय, समस्त जननेन्द्रिय। ठीक है दोस्तों, ये हुई आपकी मनोलैंगिक विकास का द एंड। सभी को दोस्तों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, और नहीं है दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से समझिए। कोई भी फिर भी अगर कोई समस्या है दोस्तों, बिल्कुल मेरा नंबर लिंक पे दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप मैसेज पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब दोस्तों अपन को आधे घंटे का टाइम हो गया है। आधे घंटे में जो ये सिद्धांत था ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है। आपको सभी सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अभी तक मैंने दो सिद्धांत आपको पढ़ा दिए हैं, दोनों सिद्धांत आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का तो आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एक अल्बर्ट बंडूरा से सिद्धांत का नाम पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों सामाजिक विकास के सिद्धांत अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब अपन वहां पर बात करेंगे तो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात सुनना दोस्तों, टाइम है अभी अपने पास, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे ही क्योंकि टाइम अपने पास बचा हुआ है, उस टाइम का अपन यूज कर रहे हैं, यूजफुल टाइम के लिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वो आप समझ जाना किस तरह से क्या करना है। ठीक है दोस्तों, एक विधि आती है दोस्तों जिसका नाम है मनो विश्लेषणात्मक विधि। इसकी अपन बाहर से बात न करके दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि इसकी बात अलग से ना करके अपन यहीं पर कर लेते। क्यों कर लेते? इसका रीजन सुनना, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? सिगमंड फ्राइड की। और सिगमंड फ्राइड ने ही कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड। कब दिया था दोस्तों? ये भी 1900 के समय दिया था इन्होंने। अब ये सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है, आपको ये पता होगा। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया था, आधुनिक का वो आप अलग है, वो चीज अलग है, वो गलती से निकल गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणात्मक विधि प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड। क्योंकि वो चीज अपन बाद में करेंगे, उसकी मैंने आपको लिखा भी दिया था, वैसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपको लिखा दिया था मैंने, यही है, ये मैंने आपको वहां पर, लेकिन अलग से बात करेंगे, ये सिद्धांत में इससे नहीं है पता चलता, वो अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। आपसे कोई ये पूछ लेता है कि ये कहाँ की निवासी थे, तो आपको बताना है वियना की निवासी। वियना कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब देखो यहाँ पर क्या नाम लगा हुआ है? मनो, यानी कि मन और मस्तिष्क। क्या है दोस्तों? मन और मस्तिष्क। क्योंकि मन का ही भाग क्या है? मस्तिष्क। किस कोई आपसे पूछे मन कहाँ पर है, कोई आपसे मान लो ये पूछिए कि मन कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर है मन।
यानी कि दोस्तों मन और मस्तिष्क को एक तरह से जोड़ा गया है मनोवैज्ञानिक। आप जब मनोविज्ञान जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो वहां पर मन और मस्तिष्क के सिद्धांत, मन मस्तिष्क के आधार पर, आत्मा के आधार पर, चेतना के आधार पर, इसके बाद व्यवहार के आधार पर, फिर अपनाया किसको, व्यवहार के आधार पर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर भी क्लियर करवा। अगर मान लो दोस्तों कोई ऐसा भी नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उनको मेरी क्लास अगर देखनी है, अगर मान लो कोई जाता है कि मैं पुरानी क्लासेस सर कहाँ मिलेगी, तो आप हमारे लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आपका लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर में, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों बिल्कुल आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, जो भी वहाँ पर टेस्ट सीरीज चली हुई है, जो भी आपको हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे पॉलिटिकल की क्लास हो, चाहे फिर इंडियन हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास हो, साइकोलॉजी की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, ये सारी क्लासें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पर क्लासें देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर समझना है इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब सिगमंड फ्राइड की जब तीन अवस्थाएं तीन चीजें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, चेतना के आधार पर विश्लेषण करके तीन क्या दिए थे, तीन प्रकार दिए थे, चेतन मन, मन के तीन प्रकार दिए थे, किसने, सिगमंड फ्राइड ने, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। जब ये व्यक्तित्व आएगा, एक पार्ट पढ़ेंगे अपन व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, तो वहां पर मैं आपको इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इतना अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ इस पार्ट को, कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस दोस्त। इतना अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं मैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर सिर्फ टाइम का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, वहां पर बताना ना पड़े। मनोविश्लेषणात्मक विधि है, कौन किसने दी थी, प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड। डायरेक्ट पूछा जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी है, सिगमंड फ्राइड की। किसकी है, सिगमंड फ्राइड की। मन और मस्तिष्क के आधार पर सर्वप्रथम चेतना का क्या किया, विश्लेषण किया। क्या क्या दोस्तों, चेतना का विश्लेषण किया, विश्लेषण किया। किसने किया दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने। और चेतना के कितने प्रकार दिए दोस्तों, प्रकार बताए, प्रकार दिए या बताए, कितने दिए दोस्तों, तीन प्रकार दिए। सभी को पता होगा दोस्तों तीन प्रकार, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। पहला तो है दोस्तों कितना है, चेतन मन, यानी कि मन मस्तिष्क के कितने भाग बताए, चेतना के कितने भाग बताए, तीन, चेतन है। इसके बाद दोस्तों अर्धचेतन है, और थर्ड नंबर का कौन सा है दोस्तों, अचेतन है। ये तीन प्रकार इन्होंने दिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि आपसे कोई अगर ये पूछ लेता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी है, तो आपका आंसर आना चाहिए। इतनी ही चीजें बताऊंगा दोस्तों डिटेल में, अगर मैं आपको डीप में भी लेके जाऊंगा ना, अगर डीप में मैं आपको कोई चीज बता भी रहा हूं, तो आपको मैं वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकती है अभी या फिर आने वाली है। आप बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों, टेस्ट सीरीज में भी अपन बात करेंगे, वहां पर भी अथाह क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है पिछले क्लास में दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं, उसमें अभी तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक विधि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन बात कर रहे थे सिगमंड फ्राइड की। अब डायरेक्ट देखो, साथ के साथ याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं रहा होगा कि ये कौन है, सिगमंड फ्राइड कौन है, जल्दी से याद हो गया होगा। इन्होंने क्या किया दोस्तों, मन और मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया, यानी कि चेतना को पढ़ा। विश्लेषण मतलब दोस्तों खुल के पढ़ना, विश्लेषण करना, इसकी विशेषताएं बताइए। आप बिल्कुल कनेक्ट कीजिए इन चीजों को, इन वर्डों को। एक होता है संश्लेषण करना, एक होता है विश्लेषण करना। संश्लेषण और विश्लेषण ये पार्ट आते हैं दोस्तों टीचिंग मेथड में। अगर मुझे मौका मिला टीचिंग मेथड पढ़ाने का दोस्तों, तो वहां पर अपन इसकी बात करेंगे। तो इन्होंने विश्लेषण किया चेतना का, और कितने प्रकार बताए दोस्तों, चेतना के तीन प्रकार बताए। तीन कौन कौन से, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। अब दोस्तों ये जैसे ही मैंने आपको नाम बताएंगे, आपको बिल्कुल वो बर्फ का गोला आ गया होगा समझ में कि हाँ सिगमंड फ्राइड में इनकी तुलना किससे की है, एक पानी में डूबते हुए बर्फ के टुकड़े से की है, जिसमें ऊपर निकला हुआ तो चेतन मन रहता है, डूबा हुआ हिस्सा अचेतन मन रहता है, और जो जिग जिग करता रहता है, कभी पानी में जाएगा, कभी बाहर निकलेगा, कभी पानी में जाएगा, कभी बाहर निकलेगा, तो वो चेतन कौन सा हो जाएगा, अर्धचेतन हो जाएगा।
लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, इतना डिटेल से डायग्राम वगैरह बना के यही करेंगे यहाँ पर बात। इसकी बात करेंगे अपन व्यक्तित्व में, जब इसको ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इनके बारे में एक बातें बताने वाला हूँ, बस छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? लिख मिटा दूं मैं इसको? चलो जल्दी से दोस्तों, 5 मिनट और लगेंगे, जिसमें आपको चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन तीनों को बता दूंगा मैं। देखो चेतन मन की इधर बात करते हैं दोस्तों, चेतन मन। अर्धचेतन मन। इसके बाद आएगा दोस्तों थर्ड नंबर पे अचेतन मन। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि मन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो कौन सा? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, डायरेक्ट लिखूंगा सबसे छोटा भाग। ठीक है दोस्तों, कौन सा? मस्तिष्क का, मस्तिष्क का कितना परसेंट? 10%, या 1/10वां भाग। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा सक्रिय भाग, सक्रिय भाग कितना? अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, समझना, मस्तिष्क है तो संपूर्ण मस्तिष्क की बात करूंगा, ऐसे नहीं कि 50% मस्तिष्क के भाग में 10%। लिखू क्या? लिख लो, ये लो संपूर्ण मस्तिष्क। आपको क्या पता दोस्तों, मेरे ऊपर आप डाउट करने लग जाओ कि सर तो लिखाते ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, कोई आपसे डायरेक्ट पूछ, देखो ऐसा इतना मत समझना कि अभी मैं आपके दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं डालना चाहता, मैं आपको सिर्फ टाइम का यूजफुल कर रहा हूँ यहाँ पर, कि टाइम हो गया था इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ताकि अपन जब व्यक्तित्व में वो सब चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगी, क्योंकि सर ने ये सारी चीजें बता दी। अब बताने के बाद दोस्तों अब वहां पर समझाना रहेगा डिटेल से। मैं आपको चेतन मन और अचेतन मन इतना डिटेल से समझाऊंगा कि आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह पढ़ाऊंगा कि चेतन मन में कौन सी चीजें आती है, अचेतन मन में कौन सा दिमाग रहता है, सोता है तब कौन सा दिमाग काम करता है, पढ़ते हैं तब कौन सा दिमाग करता है, खेलते हैं तब कौन सा दिमाग काम करता है, दौड़ते हैं तब कौन सा दिमाग काम करता है, फालतू की बातें करते हैं तब कौन सा दिमाग काम करता है, इंपोर्टेंट बातें करते हैं तब कौन सा दिमाग काम करता है। ये होता है दोस्तों मन के भाग। आप डरा नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैं टाइम का यूजफुल कर रहे हैं अपन, उसकी चीजें बता रहे हैं। सबसे छोटा भाग अब से कोई बात करता है दोस्तों, चेतन मन, क्योंकि ये बर्फ के टुकड़े से ऊपर वाला भाग रहता है जो थोड़ा बहुत निकला रहता है। इसके बाद मस्तिष्क का, संपूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत? 10%। और भाग की बात करें 1/10वां भाग, सक्रिय भाग रहता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सक्रिय भाग रहता है। ऊर्जा का, अब सक्रिय रहेगा दोस्तों तो ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय, ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस दिमाग को काम करने के लिए, सर्वाधिक व्यय। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात करेंगे। इसके बाद अर्धचेतन मन की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। अर्धचेतन मन क्या होता है? चेतन व अचेतन, चेतन व अचेतन, चेतन व अचेतन मन के बीच का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? बीच का भाग अचेतन मन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य, मध्य यानी कि चेतन व अचेतन मन के मध्य, पेन ही नहीं चल रहे हैं यार, मध्य मार्ग का, मार्ग का कार्य करता है। अगर एकदम से समझाओ ना तो समझना, मान लो दोस्तों आपकी कोई चीज खो गई है दोस्तों, चश्मा खो गया है या कोई अलग वस्तु खो गई है, आप ढूंढ रहे हो उसको, नहीं मिल रही है, आपने दिमाग लगाया, सोचा, कभी आप ज्यादा दिमाग में चले गए, कभी आप नॉर्मली याद कर रहे हैं, एकदम से आपको थोड़े टाइम बाद याद आया कि मेरी चश्मा वहां पर है, तो दोस्तों वहां पर दिमाग कौन सा काम करेगा? अर्धचेतन। कभी तो याद आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, अरे रुको रुको याद आ गया। तो दोस्तों समंजस की जिग जेग वाली फॉर्म बनती है, या कि टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। दोस्तों आपको करें कि नहीं करें, जाए कि नहीं जाए, क्या करना है कि नहीं करना, पढ़ना है कि धंधा करना है, क्या करें, कंफ्यूज, कौन सा मन काम करेगा? अर्धचेतन मन में। कभी तो आपको चेतन मन में ले जाएगा। चेतन मन डायरेक्ट समझना, जब दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय काम करता है, यानी कि साइंटिस्ट जो रहते हैं
जब अगर कोई रिसर्च करते रहते हैं दोस्तों तो उनका दिमाग काम करता है चेतन मन वाला, जबकि अचेतन मन की बात करेंगे अभी आगे। अर्ध चेतन मन दोनों तरफ डगमगाता रहता है दोस्तों, कभी कंफ्यूज होता है, मार्ग का काम करता है कि हाँ अचेतन में रह जा ज्यादा बेटर है, चेतन में चला जा ज्यादा बेटर है, यहीं पर रह जा ज्यादा बेटर है, वहां पर चला जा ज्यादा बेटर है। ये सारा काम कौन करेगा? अर्ध चेतन मन करेगा। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क में यानी कि दोस्तों अगर व्यक्ति एक मन से, क्या हुआ, व्यक्ति अगर एक मन से दूसरे मन में जाने की कोशिश करता है ना, कौन सा समझना, मस्तिष्क अगर एक मन से, एक मन आपका यहाँ पर है और एक मन वहां पर कहीं और जगह, आप चाहते हो कि मेरा मन यहाँ पर स्थिर है या वहां पर स्थिर है, तो आप असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि एक मन से दूसरे मन में जाने की जो स्थिति पैदा करता है वो कौन करेगा दोस्तों? अर्ध चेतन मन करेगा। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद बात करते हैं अचेतन मन की। सबसे छोटा भाग है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा भाग दोस्तों 90%। और अगर भाग की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 9/10 वह भाग। ठीक है दोस्तों, कितना भाग हो जाएगा? 9/10वां भाग हो जाएगा। अचेतन मन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 90% भाग। कौन सा? 9/10वां भाग हो जाएगा। यानी कि सबसे सक्रिय कौन सा है? चेतन मन। सबसे निष्क्रिय भाग, सबसे निष्क्रिय भाग, ऊर्जा का सबसे कम व्यय होता है, सबसे कम व्यय किसका? ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, यानी कि फालतू की बातें करा लो दोस्तों, फालतू खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, मतलब जो भी अनबड़न की चीजें रहती है दोस्तों। अभी अपन नॉर्मली बात करें कि सबसे ज्यादा इच्छाएं कौन सी दिमाग में जमती है, तो अचेतन मन। इच्छाओं की जननी किसे कहा गया है? अचेतन मन को। इच्छाओं का भंडार ग्रह किसे कहा गया? अचेतन मन को। फालतू की इच्छा दोस्तों, उड़ना है, जाना है, कहीं पर ये करना है, वो करना है, फालतू की बातें कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, अचेतन मन के गुण है सब ये। औरतें बातें करती रहती है, अचेतन मन से करती रहती है, दिमाग ही चलता रहता है अचेतन मन का। ये डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिर्फ यहाँ पर अपन ने इन तीनों चीजों की बात की है। ठीक है दोस्तों, कितने मन के कितने भाग बताए सिगमंड फ्राइड ने? चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन, 3 भाग बताए। चेतन मन की बात करें दोस्तों, बिल्कुल डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह जो भी बड़ा गहन अध्ययन होता है वो चेतन मन में होता है। पागल जो आदमी होता है वो चेतन मन में चला जाता है दिमाग, तभी तो बात है खिसक गया इसका दिमाग खिसक गया, तो खिसकता है ना, चेतन मन में चला जाता है दिमाग। सबसे छोटा भाग है, मस्तिष्क का 10% है, 1/10वां भाग है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये 10% भाग, 1/10वां भाग कौन सा भाग है? मन का जो 1/10वां भाग है, 10% भाग है, तो कौन सा भाग है? चेतन मन का। अर्ध चेतन मन, जिग जैग समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ मार्ग का कार्य करेगा, एक मन से दूसरे मन में जाने की कोशिश करेगा, अर्ध चेतन करेगा। अचेतन मन सबसे बड़ा भाग है, अपना दिमाग अभी जो है ना वो अर्ध चेतन मन में, अचेतन मन में, आपका दिमाग भी अचेतन मन में। सबसे ज्यादा जो दिमाग का भाग रहता है अचेतन मन में। और अगर कोई आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ भाग कौन सा है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ, तो कौन सा है दोस्तों? अचेतन मन है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार भी यही है। और भाई साहब अगर सिगमंड फ्राइड बोल गए ना तो वही सत्य है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड बोल गए तो उनके अनुसार भी यही होगा, तो अपने अनुसार भी यही होगा। अगर वहां पर पूछ लेते कि सर्वश्रेष्ठ मन का भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अचेतन मन आना चाहिए, ना कि कोई और मन आना चाहिए, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो बोल गए ना वो अपने लिए भी बोल गए। याद रखना इसको, कितना प्रतिशत? 90%, 9/10वां भाग। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। तो मैंने आपको दोस्तों टाइम का यूज करते हुए दोस्तों ये सारी चीजें बताई है, अब वहां पर नहीं बतानी पड़ेगी, अपन वहां पर डायरेक्ट व्यक्तित्व में बात करेंगे समझाने की। अभी तक दोस्तों इन तीनों भाग में आपको कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हो। कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन, कोई मेरे मुंह से निकली हुई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को ये बताइए सबसे पहले तो, कि क्लास कैसी लगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है दोस्तों स्टूडेंट ताली बजाता है, बिल्कुल एक भी बच्चा ताली नहीं बजाता दोस्तों क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में मजा आया दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप कल बात करते हैं नए सिद्धांत के साथ। सभी के लिए धन्यवाद।